हेलो स्टूडेंट्स, साइंस क्लास एंड जीके में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर अपना चल रहा था। 2 लेक्चर हो चुके हैं, तीसरे नंबर का लेक्चर, और इसके अंदर आपने पिछले लेक्चर में क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर और उनके बारे में सब कुछ जानकारी आपने ले ली थी। एनसीईआरटी बेसिस पे सब कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, यानी अब हम पढ़ेंगे। अभी तक ठोस का वर्गीकरण पढ़ा था जो कि 2 भागों में था, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। लेकिन अब पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण को अगर हम पढ़ते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया। कितने? 4 भागों में। अब कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है आयनिक ठोस, फिर आता है सहसंयोजीय नेटवर्क ठोस, फिर उसके बाद आणविक ठोस और उसके बाद फाइनली धात्विक ठोस। इंग्लिश नेम भी मैंने यहाँ दिया है, आयनिक ठोस, कोवेलेंट या नेटवर्क ठोस, यहाँ पे दिया मॉलिक्यूलर ठोस एंड मेटल ठोस। ठीक है, तो यहाँ पर अब चारों के बारे में ऊपरी इंट्रोडक्शन पहले तो ले लेते हैं, फिर एक एक के बारे में डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना एक एक के बारे में डीपली पढ़ेंगे, पहले ऊपर से थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा जानकारी हम ले लेते हैं। चलिए, सबसे पहला है अपना आयनिक ठोस या आयनिक ठोस। ठीक है, अब आयनिक ठोस के अंदर सबसे पहले दी हुई है, आपको पता है कि जो भी ठोस होता है वो किससे बनकर बना होता है? अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं? अणु, परमाणु, आयन। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। देखिए, अगर मैं बात करूं आयनिक ठोस की, तो आयनिक ठोस का अवयवी कण क्या हो जाएगा? आयन। यानी आयनिक ठोस अवयवी कण आयन से मिलकर बना होता है। सेकंड नंबर पे दे आयनिक बंध, यानी आयनिक जो हमारे पास आयनिक ठोस होते हैं उनके जो अवयवी कण होते हैं उनके मध्य कौन सा बल पाया जाता है, तो उसकी बात की गई है। तो उनके मध्य आयनिक बल पाया जाता है, आयनिक बंध होता है जिसकी वजह से उनके मध्य आयनिक बल पाया जाता है, या फिर स्थिर वैद्युतिकी आकर्षण बल भी उन्हें कह सकते हैं, ESE। तो ध्यान रखना कि अब जो हमारे पास आयनिक ठोस अवयवी कण किससे मिलकर बना होता है? आयन से। उनके मध्य कौन सा बल पाया जाता है? आयनिक बंध या स्थिर वैद्युतिकी आकर्षण बल। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, Na2SO4। ध्यान रखना इस चीज का, तो इस चीज का ध्यान रखना। ये सिंपली हमारे पास बात हो गई आयनिक ठोस की। अब सेकंड नंबर पे सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस की बात करेंगे, कोवेलेंट ठोस या नेटवर्क ठोस की। चलिए, कोवेलेंट ठोस, नेटवर्क ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, कोवेलेंट ठोस अवयवी कण परमाणु से मिलकर बना होता है, और उसके बाद उनके मध्य कौन सा बल पाया जाता है, कौन सा बंध पाया जाता है? तो सहसंयोजी बंध पाया जाता है, और बल भी सहसंयोजी ही होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अब एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, और सिलिकॉन कार्बाइड। ध्यान रखना, सिंपल। उसके बाद आणविक ठोस की बात करेंगे। आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड। आणविक ठोस में जो अवयवी कण होता है, अवयवी कण क्या होता है? अणु, परमाणु। परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं, अणु को मॉलिक्यूल कहते हैं। तो यहाँ अवयवी कण अणु हो गए और या फिर परमाणु। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सा बल पाया जाता है? प्रेक्षण बल, लंदन बल, वांडरवॉल बंद वांडरवॉल होता है, बल भी वांडरवॉल होता है। ठीक है, द्विध्रुव आकर्षण बल या फिर H बॉन्ड का जो बल होता है वो यहाँ पे पाया जाता है। तो ये सिंपली ध्यान रखना, इनके अवयवी कणों के मध्य कौन सा बल पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे H2 सॉलिड, हाइड्रोजन सॉलिड, फिर H2O सॉलिड, हाइड्रोजन सॉलिड, यानी हमारे पास हाइड्रोजन है वो क्या हो? ठोस अवस्था में हो। उसके बाद S का मतलब यहाँ ठोस अवस्था को प्रदर्शित करना है। ठीक है, H2 यानी बर्फ, जल के बर्फ। ठीक है, उसके बाद देखो धात्विक ठोस या फिर मेटल सॉलिड। देखिए, धात्विक ठोस की बात करें तो घनायन, हमारे पास जो यहाँ पे धात्विक ठोस में जो हमारे पास अवयवी कण क्या होगा? घनायन होगा। उसके बाद यहाँ पे बल कौन सा पाया जाएगा? धात्विक बंध या फिर मेटल बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूंगा, यहाँ पे होगा कॉपर होगा, सिल्वर होगा, गोल्ड होगा, और मैग्नीशियम, फेरस, उसके बाद क्रोमियम। ठीक है, तो ये सिंपली हमारे पास एग्जाम्पल है। सिंपली उसका क्या है? इंट्रोडक्शन, पूरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि क्रिस्टलीय ठोस 4 भागों में होता है। आयनिक ठोस, नेटवर्क ठोस, सहसंयोजी ठोस भी उसे कहते हैं। धात्विक ठोस हो गया, आणविक ठोस हो गया।
उनके मध्य उनका कौन कौन सा अवयवी कण होता है वो बता दिया, उनके मध्य कौन सा बंद बल पाया जाता है, बंद पाया जाता है वो बता दिया, और इनके एग्जाम्पल मैंने बता दिया। ये तो हो गया सिंपल ऊपर ऊपर का इंट्रोडक्शन। अब चलेंगे अंदर डीपली, एक एक चीजों को समझेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? चलिए देखो स्टूडेंट्स, अपना क्या है यहाँ पर, अब नेक्स्ट मैं बात कर रहा था कि अब एक एक को संक्षेप में अपन पढ़ने वाले हैं, मतलब एक एक को ठीक से डीपली अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आयनिक ठोस सबसे पहले मैंने लिया है, यानी आयनिक सॉलिड। अब आयनिक ठोस जो होता है उसकी संपूर्ण जानकारी अपन लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आयनिक ठोस की अगर मैं सबसे पहले बात करूं अवयवी कण की, तो आयनिक ठोस का अवयवी कण क्या होता है, आयनिक ठोस किस अवयवी कण से मिलकर बना होता है? तो सिंपल बात है कि आयनिक ठोस आयन, अणु, परमाणु, आयन से मिलकर बना होता है। अणु परमाणु नहीं, आयन, आयन सिंपली किससे? आयन से। चलिए आयनिक ठोस का अवयवी कण क्या हो गया? आयन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद आकर्षण बल की मैं बात करूं कि आयनिक ठोसों के मध्य आकर्षण बल कौन सा होता है? तो आकर्षण बल आयनिक बॉन्ड की वजह से होता है एक तो, ठीक है, और उसी को अपन क्या कर सकते हैं? स्थिर विद्युत आकर्षण बल। तो ध्यान रखना आयनिक ठोसों के मध्य जो आकर्षण बल होता है, आयनिक ठोस के जो आयंस होते हैं, आयंस के जो आयन जो अपना अवयवी कण है, उन अवयवी कणों के मध्य कौन सा आकर्षण बल हो गया? कौन सा आकर्षण बल हो गया? यहाँ पर आयनिक बंध का आकर्षण बल। क्या? आयनिक बंध का आकर्षण बल, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल। तो ध्यान रखना इस चीज का, ये अपने पास क्या हो गया? आकर्षण बल। चलिए अब उसके बाद यहां से लक्षण की बात करेंगे अपन। किसकी? लक्षण की बात करने वाले कि इस आयनिक ठोस के क्या लक्षण है, क्या है ये आयनिक ठोस, इस बारे में जानेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर एक एक चीज मैं आपको बिल्कुल डीपली समझाऊंगा, ध्यान रखना। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण ये कठोर व भंगुर होते हैं। तो सबसे पहली लाइन ध्यान रखना कि जो हमारे पास आयनिक ठोस होते हैं, उन आयनिक ठोसों के अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। क्या? प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण ये अत्यधिक कठोर व भंगुर होते हैं। क्या? भंगुर। एक एक चीजों को मैं समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अपने पास क्या है? KCl का कोई आयनिक ठोस है, KCl में K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव नेगेटिव में से किसका आकार बड़ा होता है। तो पॉजिटिव आयन का आकार छोटा और नेगेटिव आयन का आकार बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का एक स्ट्रक्चर, एक ठोस का एक तैयार कर रहा हूँ स्ट्रक्चर, वो ध्यान देना। यहाँ पर पॉजिटिव है जिसका आकार क्या है? छोटा, और दूसरा हमारे पास नेगेटिव है जिसका आकार बड़ा है। तो ध्यान रखना इस तरह का हमारे पास क्या है? एक संकुल है। चलिए, है ना, मैं अभी आपको समझाऊंगा। नेगेटिव पॉजिटिव, ये बड़ा नेगेटिव और छोटा पॉजिटिव, बड़ा नेगेटिव छोटा पॉजिटिव। अब यहाँ पे छोटा पॉजिटिव बड़ा नेगेटिव, छोटा पॉजिटिव बड़ा नेगेटिव और छोटा पॉजिटिव। तो ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास आयनिक ठोस हो गया। क्या? आयनिक ठोस। और आयनिक ठोस का ये क्या हो गया? हमारे पास स्ट्रक्चर प्राप्त हो गया। ध्यान रखना ये हो गया आयनिक ठोस का स्ट्रक्चर, और इसका बिल्कुल ध्यान रखो आप लोग, ये आयनिक ठोस का स्ट्रक्चर हो गया। तो इसका ध्यान रखना आकार का। चलिए अब देखिए यहाँ पर अपने पास KCl का आयनिक ठोस का एक अपने पास क्रिस्टल तैयार हो गया। इस क्रिस्टल जो ठोस है, इस ठोस के अंदर आप देखो, इस ठोस के अंदर देखो, घनायन का आकार छोटा, ऋणायन का आकार बड़ा। घनायन ऋणायन आपस में जुड़े हुए हैं। क्या? घनायन ऋणायन आपस में जुड़े हुए, मतलब यहाँ पर जो आकर्षण बल होगा वो क्या होगा? प्रबल होगा। क्यों? घनायन और ऋणायन के मध्य का आकर्षण बल।
ठीक है। और देखिए यहाँ पर बीच बीच में घनायन है, बगल में ऋणायन है, ठीक है। मतलब हर घनायन को हर ऋणायन ने घेरा हुआ है। देखो इस घनायन को 1 2 3 4 ऋणायन तो ये, और फिर उसके बाद इसके ऊपर एक और परत होगी तो वो उसके ऊपर वाला, और इस बोर्ड के पीछे एक और परत होगी तो वो, तो कुल मिला के एक घनायन को कम से कम मानता हूँ कि 6 ऋणायनों ने घेरा हुआ है। उसी तरह एक ऋणायन को 6 घनायनों ने घेरा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, घनायन ऋणायन के मध्य प्रबल आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। जब प्रबल आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है तो यहाँ पर जो कठोरता होगी वो बहुत ज्यादा दृढ़ होगी, ठीक है। और भंगुरता तो मैं आप समझाऊंगा। जब कोई वस्तु बहुत ज्यादा कठोर होता है तो उसमें कौन सा गुण उत्पन्न हो जाता है, भंगुर का गुण उत्पन्न हो जाता है, भंगुरता का गुण उत्पन्न हो जाता है। अब भंगुरता का गुण से क्या तात्पर्य है, देखिए हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई चौक, आपने स्कूल में चौक देखे, ठीक है। अगर उस चौक को मैं चाहूँ कि इस चौक को मैं क्या करूँ, खींच के बड़ा कर दूँ, तो क्या वो बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो क्या होगा, वो सीधा टूटेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ यहाँ पे कांच को क्या करूँ मैं चाहूँ तोड़ना, चलो कांच तो खैर एक क्रिस्टल ठोस हो गई, इसकी बात यहाँ पे नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहूँ आपसे नमक की जो अपने पास इतना मोटा नमक होता है, खैर आप तो लाते हो मार्केट से वो पिसा हुआ, लेकिन मोटा डला जो कहते हैं नमक का, उस डले को अगर आप चाहोगे मैं इसको खींच के बड़ा करना चाहता हूँ, तो क्या आप बड़ा कर सकते हो उसको, नहीं कर सकते, वो टूटने वाला है। मतलब जो भी आप खींचने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो यही चीज मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको कि भंगुरता क्या होती है। भंगुरता होती है कि ऐसा गुण होता है भंगुरता जिसमें वस्तु सीधी क्या होती है, टूटती है। वस्तु को क्या होता है, टूटना पड़ता है। ऐसी गुण को क्या कहते हैं, भंगुरता कहते हैं। तो समझ गए होंगे। तो ये पहली लाइन तो आपके समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब आकर्षण बल प्रबल है तो कठोरता अधिक है। अब यहाँ पर अगर हमें इस क्रिस्टल या आयनिक ठोस को गलित अवस्था में लेके जाना है तो कैसे लेके जाएंगे, उसको गर्म करेंगे, उसको ताप प्रदान करेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या ताप प्रदान करने से वो गलित अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, क्या गलित अवस्था में चला जाएगा क्या? तो यार ये बात है यहाँ पे कि जो आकर्षण बल है वो इतना ज़्यादा है कि आप अगर छोटा मोटा ताप दोगे ना तो उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो क्या करना पड़ेगा हमें कि अगर हमें आयनिक ठोस को गलाना है तो हमें उच्च ताप देना होगा, जिससे उनके मध्य जो ठोसों के मध्य जो प्रबल ऋणायन प्लस घनायन के मध्य जो आकर्षण बल है, जो बॉन्ड है, वो टूट जाए और वो क्या हो जाए, मुक्त आयन के रूप में विसरित हो जाए। तो ऐसे के लिए क्या करना होगा, हमें उच्च ताप देना होगा, बहुत अधिक। तो उसके गलनांक का मान क्या होगा, उसके गलनांक का मान उच्च होगा और क्वथनांक तो और भी उच्च होगा। तो गलनांक और क्वथनांक क्या हो गए, यहाँ पे उच्च हो गए। तो समझ में आ गया, ठीक है। चलिए पहली लाइन तो यहाँ पे क्लियर होती है। सेकंड पे आ जाते हैं अपन। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, घनायन ऋणायन से तथा ऋणायन घनायन से निश्चित संख्या में गिरा होता है। मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर क्या है, जो हमारा घनायन है वो ऋणायन से गिरा हुआ है, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक और लेयर है तो एक ऋणायन ही आ जाएगा, और इसके पीछे एक और लेयर तो उसके पीछे इसी के अड़के हुए एक और ऋणायन आ जाएगा। अगर मान लीजिए ऋणायन की बात करूं तो ऋणायन 4 घनायन से तो ये गिरा हुआ है, यही इसके ऊपर एक और लेयर है तो वो वाला जो घनायन होगा वो भी इसके टच कर रहा होगा, और उसके नीचे एक और लेयर है तो वो वाला घनायन कुल मिला के 6 हो गए। यानी कुल मिला के यहाँ पे घनायन ऋणायन से घिरा हुआ होता है और घनायन ऋणायन से घिरा होता है और ऋणायन घनायन से घिरा होता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ क्या कह रहा है कि घनायन घनायन से निश्चित संख्या में घिरा होता है। मैंने आपको बताया इनके आकार पर निर्भर करता है कि इनकी क्या संख्या होगी, ठीक है। इनकी त्रिज्या इनका आकार पर निर्भर करता है, और वही चीज आगे बताई जा रही है। वो देखो कि यह संख्या, कौन सी संख्या, कि कितने घनायन को कितने ऋणायनों ने घेर रखा है, कितने ऋणायन को कितने घनायनों ने घेर रखा है। ये जो संख्या है ना, ये संख्या किस पर निर्भर करती है, तो आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव, यानी घनायन
घनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात पर निर्भर करती है। अब समझ में आ गया कि जो हमारे पास घनायन है उसकी त्रिज्या बटा में ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात पर निर्भर करेगी कि इनकी संख्या कितनी होगी, कि एक घनायन को कितने ऋणायन घेरेंगे और एक ऋणायन को कितने घनायन घेरेंगे। ये किस पर निर्भर करेगा? घनायन तथा ऋणायन की अनुपात पर, त्रिज्याओं के अनुपात पर। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, क्या ये जो घनायन तथा ऋणायन के त्रिज्याओं का जो अनुपात है इसका मान क्या एक से बड़ा होगा? क्या एक से बड़ा होगा? मुझे ये चीज बताओ। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि नहीं, इसका जो मान होगा वो एक से छोटा होगा। क्या? एक से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि देखो हमेशा घनायन का आकार क्या होता है? छोटा, ऋणायन का आकार बड़ा, घनायन की त्रिज्या छोटी, ऋणायन की त्रिज्या बड़ी। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? घनायन की त्रिज्या, नीचे क्या है? ऋणायन की त्रिज्या। यानी बड़ा मान कहाँ है? नीचे, बटा में, नीचे बटा में। तो एक बात बताओ कि एक से बड़ा मान कैसे आएगा? अगर मैं आपसे कहूं कि घनायन की त्रिज्या तो 5 और ऋणायन की त्रिज्या 15, अब आप बताइए ये वाला रेशियो, क्या इसका मान एक से बड़ा होगा या छोटा? तो सिंपल है, 5 बटा में 15। तो इसका मान क्या होगा बताओ आप? इसका मान क्या एक से बड़ा होगा? स्टार्ट यहाँ पे 0 पॉइंट लग गया, यानी एक से बड़ा नहीं होने वाला। तो समझ गए आप कि जो हमारे पास घनायन तथा ऋणायन का जो मान निकालेंगे उस पर निर्भर करेगा त्रिज्याओं के मान पे कि एक घनायन को कितने ऋणायन और एक ऋणायन को कितने घनायन घेरेंगे, और इसका जो मान होगा वो एक से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इसके मान पर किस तरह निर्भर करेगा? यानी अगर हम घनायन तथा ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात निकालेंगे, वो जो अपने पास आंसर आएगा वो आंसर जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा घनायन ऋणायन को घेरेंगे, उतने ज्यादा ऋणायन घनायन को घेरेंगे। वो आंसर जितना कम होगा, फॉर एग्जांपल अपने पास 5 बटा में 10 है, ठीक है, अपने को क्या करना है? आंसर निकालना है, तो 0.5 अपने पास आएगा। दूसरा ले लो, अपने पास 10 बटा में 100, तो अपने पास क्या आंसर आएगा? ये 0.1। तो यहाँ पे जो है इसमें ज्यादा रेशियो आ रहा है, मतलब यहाँ पर ज्यादा घेरेंगे किसको? घनायन ऋणायन को। लेकिन यहाँ पर कम, क्योंकि मैंने बताया ज्यादा मान जब आएगा तो ज्यादा घेरेंगे, कम मान आएगा तो कम घेरेंगे। ठीक है, ये हो गया सिंपल। अब उसके बाद अपना ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक परंतु गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक। यानी आयनिक ठोस अवस्था में होते हैं तो विद्युत के कुचालक, और गलित अवस्था में होते हैं तो विद्युत के सुचालक होते हैं। रीजन क्या है वो समझाता हूं। हमारे पास एक पात्र है, ये पात्र है, इस पात्र के अंदर हमारे पास क्या है? NaCl, Na+Cl-, इसका एक ठोस रखा हुआ है। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया? कैथोड, एनोड नेगेटिव, क्या? एनोड नेगेटिव की एक प्लेट लगा दी, एनोड की एक छड़ लगा दी, और यहाँ पे कैथोड की एक प्लेट लगा दी मैंने। इसको मैंने क्या कर दिया? विद्युत से कनेक्ट कर दिया। चलो, गलत कनेक्ट कर दिया ना, एक बार सही कर देता हूँ। चलो, है ना, समझ गए? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से विद्युत धारा जाएगी, ये क्या करेगा? एनोड जो हमारे पास है नेगेटिव छड़ क्या करेगी? पॉजिटिव आयन यानी सोडियम को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगी। उसी तरह यहाँ पे जो क्लोरीन है नेगेटिव आयन को एक कैथोड छड़ यानी पॉजिटिव छड़ क्या करेगी? आकर्षित करने की कोशिश करेगी। लेकिन ये क्या है? ये NaCl ठोस अवस्था में है, यानी ये जुड़े हुए हैं ठोस अवस्था में। तो ये बंध इतना प्रबल है कि ये सोडियम इस एनोड के पास नहीं जा सकता और ये क्लोरीन इस कैथोड के पास नहीं जा सकता। इस वजह से क्या होता है? यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती ठोस अवस्था में। क्यों? एनोड कैथोड की तरफ, कैथोड एनोड, मतलब जो हमारे पास ये आयन है ये गति नहीं कर सकते क्योंकि इनमें जो बल है वो प्रबल है। अगर मैं क्या करूं, अब इसको
अब इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं जल में H2O जल में मिला दूँ, जल में मिला दूँ NaCl, ठीक है, NaCl जल में क्या कर दूँ, विलय कर दूँ, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, विलयन प्राप्त होगा, विलयन। अब इस विलयन में अगर मैं क्या करूं, इस विलयन में पहला तो एक विलयन, ठीक है, और दूसरा क्या है, गलित अवस्था में अगर मैं इस NaCl को क्या करूं, ताप प्रदान करूं, ताप, बहुत अधिक ताप प्रदान करूं, तो क्या होगा, ये NaCl के मध्य का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और इसको गला दूं, मतलब बॉन्ड तो टूट जाएगा, फिर उसके बाद इसको गलित अवस्था में परिवर्तित कर दूं। तो दो ऑप्शन है, एक तो NaCl को बहुत अधिक ताप देके बॉन्ड तोड़ के और उसको गला दूं, और दूसरा या फिर NaCl को मैं जल में मिला दूं और विलयन बना लूं। तो दोनों ही अवस्था में क्या होगा, दोनों ही अवस्था में क्या होगा, NaCl या फिर हमारे पास जो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है उनके मध्य जो बंध होगा वो टूट जाएगा और फाइनली आयन क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और जब हम क्या करेंगे, जब हम इस तरह के पात्र में उसको डालेंगे और विद्युत प्रवाहित करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे इस जो हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस है इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मुक्त आयन आ जाएंगे, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन के मध्य क्या हो जाएगा, बंध टूट जाएगा, या फिर अन्य कोई जैसे KCl इनके मध्य का बंध टूट जाएगा, Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड इनके मध्य का बंध टूट जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, विसरित होना प्रारंभ कर देंगे, गति करना प्रारंभ कर देंगे और क्या हो जाएगा, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो समझ में आया कि कुछ चालक तो होते हैं ठोस अवस्था में, कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में, लेकिन परंतु गलित अवस्था या विलयन अवस्था में क्या होता है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब एग्जांपल देख लो, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड NaCl KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड है ना, उसके बाद KClO3 MgO, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाकी के जो 3 बचे हुए हैं अपने नेटवर्क ठोस, धात्विक ठोस, ठीक है, उन आणविक ठोस, इन सबको मैं करवाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।